Hello students. Today we'll do complex numbers. It is one another topic in IIT JEE syllabus that is very important. Basically इसमें हम कुछ extension of numbers करेंगे. अभी तक जितने भी हमने numbers पढ़े हैं वो real numbers होते थे. ठीक है. अब हमने एक प्रॉब्लम ये फेस करी थी हर जगह कि अगर कभी भी अंडर रूट ऑफ और नेगेटिव नंबर आ जाता था तो रियल नंबर में हम इसे अनडिफाइंड बोल देते थे. तो लेनार्ड ऑयलर ने ऑयलर एक मैथमेटिशियन हुए हैं, उन्होंने इस सिस्टम को डिफाइन करने के लिए एक इमेजिनरी यूनिट डिफाइन करी जिसे बोला गया आयोटा. तो उन्होंने एक यूनिट डिफाइन कर दी कि -1 का जो अंडर रूट है, जो -1 का अंडर रूट है उसे आप क्या लिख सकते हो, आई लिख सकते हो. ये नोटेशन ऑयलर ने सबसे पहले दिया और इसके बाद हमने कुछ नंबर्स डिफाइन करे जिनको हमने बोला कॉम्प्लेक्स नंबर. तो कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे पहले ये जानते हैं कि किस टाइप का नंबर हो सकता है. तो इट इज एनी नंबर ऑफ द फॉर्म x प्लस आई वाई वेयर x कॉमा वाई इज एनी रियल नंबर. x और y कोई भी रियल नंबर हो सकता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल 3 + 4i इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर. फॉर एग्जाम्पल 2 + 3i इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक. अब एक तो ये बात समझ में आ गई कि भाई इसमें ऐसी चीज इंक्लूड हो रही है जहां पे अंडर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर है. तो अगर मैं इसको देखूं तो ये बेसिकली कैसे लिखा हुआ है, 2 + अंडर रूट ऑफ -4. या फिर इसको देखूं तो ये क्या लिखा हुआ है, 2 + अंडर रूट ऑफ -3. तो आप इसे क्या बोल सकते हो, सॉरी, अंडर रूट ऑफ -16 या फिर अंडर रूट ऑफ -9. तो आप इसको क्या बोल सकते हो कि भाई -1 तो अलग हो गया और अंडर रूट जो है वो अलग हो गया. ऐसे ही इसको आप बोल सकते हो कि भाई अंडर रूट ऑफ -1 को, तो सिर्फ एक हमने क्या करा उस मेथड उस नंबर सिस्टम को या उस मैथमेटिक्स को डिफाइन करने के लिए हमने क्या करा, एक नोटेशन डिफाइन कर दी जिसको हमने बोला कि भाई अंडर रूट ऑफ -1 अगर आ रहा है, अंडर रूट ऑफ -1 अगर आ रहा है तो उसको हम आई लिखते. ठीक. तो कोई भी नंबर जो इस फॉर्मेट का है उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं. ठीक है जी. और आई क्या है यहाँ पे, अंडर रूट ऑफ -2. अच्छा, कुछ और चीजें जान लेते हैं कि भाई इसमें x + i y जो है, इसमें x जो होगा, ये जो होगा, इसको क्या बोला जाता है, रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर. इसको क्या बोलते हैं, रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर. और इसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट. y को, आई वाई को नहीं, सिर्फ y को, सिर्फ y को क्या बोलते हैं. तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट होते हैं, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट. एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट. x क्या है, इट इज द रियल पार्ट. y क्या है, इट इज द इमेजिनरी पार्ट. और एक्स वाई रियल है. अब रियल में कुछ भी हो सकते थे, रियल में कुछ भी हो सकते थे, जीरो भी हो सकते थे. तो हमने बोला अगर x जीरो हो जाए या y जीरो हो जाए, से y जीरो, तो ये जो नंबर दिखेगा ये किस फॉर्मेट का दिखेगा, ये दिखेगा आपको 1 + i × 0 या फिर √2 + i × 0. कहने का मतलब एनीथिंग इनटू जीरो. अच्छा, कॉम्प्लेक्स में आपने डिफाइन कर दिया है. हमने रियल में क्या पढ़ा था, रियल में क्या पढ़ा था कि भाई कोई नंबर अगर डिफाइंड ही नहीं है, कोई नंबर अगर डिफाइंड ही नहीं है तो उसका जीरो से मल्टीप्लीकेशन, कोई एक्सप्रेशन डिफाइन नहीं है तो जीरो से उसका मल्टीप्लीकेशन भी अनडिफाइंड ही बोला जाएगा. बट आई हमने अब डिफाइन कर लिया, इट इज अ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी. इट इज एन इट इज व्हाट, अंडर रूट ऑफ -1. तो इसका भी मल्टीप्लीकेशन अगर जीरो के साथ करेंगे तो ये जीरो आएगा. तो दिस इज सेम एज 1, दिस इज सेम एज √2. तो दिस इज इटसेल्फ इज अ रियल नंबर. दिस इन इटसेल्फ इज अ रियल नंबर. तो अगर इसमें एक बात समझे तो ये समझ में आता है कि
जो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर हैं वो प्योरली रियल भी हो सकते हैं, मीन्स उनका इमेजिनरी पार्ट जीरो हो जाए। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर whose imaginary part is zero are called purely real। तो आप एक बात यहाँ पे ध्यान दोगे कि जो रियल नंबर भी हैं वो किसका सबसेट हो गए? रियल नंबर भी जो है वो किसका सबसेट हो गए? कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। C is your set of complex numbers, R is your set of real numbers। ठीक, तो रियल नंबर, सारे के सारे रियल नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स के सेट में आ जाते हैं। तो अगर मैं अब एक ऐसे सोचूं तो मेरे को ये समझ में आ रहा है कि मेरे पास नंबर सिस्टम में रियल नंबर से भी एक बड़ा सिस्टम मिल गया, मुझे रियल नंबर से भी एक बड़ा सिस्टम मिल गया जिसे बोला गया कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर से भी एक बड़ा सिस्टम मिल गया जिसे बोला गया कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे बड़ा सिस्टम क्या है? कॉम्प्लेक्स। उसके सबसेट आप बोल सकते हो कि जो है कुछ ना कुछ होंगे। कॉम्प्लेक्स का सबसेट होगा रियल, रियल का सबसेट आप बोल सकते थे कि रैशनल इरैशनल हो सकते थे, तो आपने बोला से रैशनल। रैशनल के फिर आप सबसेट बोलते कि भाई कुछ होते, तो मैं बोल देता से इंटीजर। इंटीजर के फिर सबसेट बोलते तो कोई बोलता नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, या मैं इसको ऐसे बोल देता हूँ कि भाई एक और सबसेट अगर मुझे लिखना है तो होल नंबर। होल नंबर का अगर मुझे सबसेट लिखना है तो मैं नेचुरल नंबर लिख लेता हूँ। तो कहने का मतलब है हमने एक नया नंबर सिस्टम डिफाइन करा जिसमें रियल तो आ ही रहे हैं, रियल के अलावा भी बहुत सारे नंबर आ रहे हैं, और उन पूरे सिस्टम को क्या बोला गया? कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम बोला गया। तो जहां पे इमेजिनरी पार्ट जीरो हो गया उसको क्या बोल दिया गया? प्योरली रियल। इसी तरीके से अगर x जीरो हो जाता, x प्लस आई वाई में x जीरो हो जाता, तो ये नंबर कैसा बन जाता? 0 + i/1 और 0 + i/√2। कहने का मतलब क्या है कि ये प्योरली इमेजिनरी होता, प्योरली इमेजिनरी होता। इसमें आप क्या कर रहे हो? रियल पार्ट को जीरो कर दे रहे हो। तो x प्लस आई वाई को आप जनरली क्या बोलोगे? कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें एक रियल पार्ट है, एक इमेजिनरी पार्ट है। x इज द रियल पार्ट, y इज द इमेजिनरी पार्ट। बट अगर मैं इसको देखूं यहाँ पे, तो ये क्या है? प्योरली इमेजिनरी है। क्यों? क्योंकि इसका रियल पार्ट जीरो है, इसका रियल पार्ट जीरो है। इसी तरीके से पहले वाले पेज पे जो हमने देखा था वो क्या था? प्योरली रियल था। वो क्या था? प्योरली रियल था, क्योंकि इसका इमेजिनरी पार्ट जीरो था। यहाँ पे रियल पार्ट जीरो है, इसलिए प्योरली इमेजिनरी। तो सबसे पहले तो हमें यही समझ में आना चाहिए कि कोई भी नंबर जो इस फॉर्मेट में दिखे आपको, उसको आप कॉम्प्लेक्स बोल सकते हो। और कॉम्प्लेक्स में ये जो एक्स है रियल पार्ट होगा, आई के साथ जितना वैल्यू आ रहा होगा उसे इमेजिनरी पार्ट बोलेंगे। एंड दीज इन इटसेल्फ एक्स एंड वाई जो रियल पार्ट है, जो इमेजिनरी पार्ट है, दीज आर रियल नंबर्स एंड दे कैन टेक एनी रियल नंबर। ठीक, अब बात करते हैं आई पे। आई क्या है? आई और आयोटा, दिस इज डिफाइंड एज दिस। ये किसने दिया था सबसे पहले? लेनार्ड ऑयलर। ऑयलर ने और भी बहुत सारी चीजें दी हैं मैथ्स में। ऑयलर्स थ्योरम दिए नंबर थ्योरी में, बहुत सारी चीजें और भी ऑयलर का कंट्रीब्यूशन रहा है। वन ऑफ द कंट्रीब्यूशन इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स में इमेजिनरी यूनिट जो है उन्होंने आई दिया। इसका ट्रीटमेंट जैसे बेसिक अलजेब्रा में होता था बिल्कुल ऐसा ही है कि भाई आई कैसे डिफाइंड हुआ है? √(-1). तो आई स्क्वायर क्या हो जाएगा? -1। आई क्यूब क्या हो जाएगा? आई इंटू आई स्क्वायर, दैट इज आई इंटू माइनस। जैसे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होता था हमारा नंबर सिस्टम में, बिल्कुल उसी तरीके का है, कुछ अलग नहीं है। तो दिस इज गोइंग टू बी -i। आई का पावर 4 विल बी आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, एक तरीके से ऐसे बोल सकते हैं आप। तो जाएगा -1 इंटू -1, दैट इज +1। आई की पावर 5 विल बी
आई की पावर 4 इंटू आई, तो आपने अभी देखा था ये क्या हो जाएगा, प्लस आई एंड सो ऑन। ठीक है जी। तो अगर आयोटा के पावर्स हैं तो उनको ट्रीटमेंट आप ऐसे दे सकते हो। अब इसमें कुछ रिजल्ट्स आते हैं आयोटा के पावर्स में। ठीक है, पहला जो रिजल्ट है वो आपका कुछ इस तरीके का है। अगर आपको ये निकालना था से आई की पावर n प्लस आई की पावर n प्लस वन प्लस आई की पावर n प्लस टू प्लस आई की पावर n प्लस थ्री। ठीक है, और n इज अ इंटीजर, कैसा भी इंटीजर हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव, पर इंटीजर है। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो। ठीक, तो आपने बोला कि i की पावर n अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा i प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब। ठीक, अगर n इंटीजर है तो आप इसको इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो। अच्छा, इसमें ध्यान देना कि भाई अगर n इंटीजर नहीं है तब भी तो कर सकते थे आप ऐसा। ठीक है, तब भी तो आप ऐसे कॉमन निकाल ही सकते थे। ठीक, तो पहले एक बार इंटीजर में बात करते हैं, फिर नॉन इंटीग्रल वैल्यूज का देखेंगे। तो आई की पावर n में क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस आई स्क्वायर की जगह -1 रख सकते हो और आई क्यूब की जगह -i। तो 1 और -1 जीरो हो गया, आई और -i जीरो हो गया, इसका मतलब जीरो। तो एक आपको ये प्रॉपर्टी आ गई कि भाई अगर कभी भी चार कॉन्जिक्यूटिव इंटीग्रल वैल्यूज आ रहे हैं, चार पावर में आई के, और इसका समेशन पूछा गया, तो आप ये बोल सकते हो कि ये जो सम होगा ये जीरो होगा, ये जो सम होगा ये जीरो होगा। तो आपके कोई भी अगर चार इंटीग्रल वैल्यूज आ रहे हैं कॉन्जिक्यूटिव, तो इसका मतलब वो जीरो होगा। अगर इंटीग्रल नहीं हुए, अगर इंटीग्रल नहीं हुए तब क्या होगा। तो अब ध्यान देना कि भाई मान लीजिए इंटीग्रल नहीं होते, ठीक, तो आई की पावर से हो जाता 2/3 प्लस आई का पावर 2/3 प्लस वन प्लस आई का पावर 2/3 प्लस टू प्लस आई का पावर 2/3 प्लस थ्री। अगर ये हो जाता तब क्या बोलते हैं। ठीक, तो अब आप फिर से यही करते हैं कि भाई आई का पावर 2/3 कॉमन ले लो, तो 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब। अभी भी कोई गलती नहीं है, भले ही ये इंटीग्रल नहीं है बट कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, और अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स को नॉर्मल पावर्स की तरह ट्रीट करूं तो इनको ऐसे ट्रीट मुझे करना चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई गलत बात नहीं है कि इसको बिल्कुल ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक, और ट्रीटमेंट इसका बिल्कुल इसी तरीके से किया जा सकता है, तो ये वैल्यू भी ज़ीरो हो जाएगी। तो अगर मैं रिजल्ट बोलूँ तो आई की पावर n प्लस आई की पावर n प्लस वन प्लस आई की पावर n प्लस टू, ये ज़ीरो होगा। बट ध्यान देना n बिलोंग्स टू यहाँ रैशनल होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर्स या इमेजिनरी नंबर्स के अगर मैं इरेशनल पावर्स लेता हूँ तो वो डिफाइन नहीं होते, वो कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में भी डिफाइन नहीं होते। आई की पावर √2 is not defined in any number system, ऑब्वियसली हमारे सिलेबस के स्कोप में। जो हमारा सिलेबस का स्कोप है, रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर जितना हमारा सिलेबस का स्कोप है, उसमें आई का पावर, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पावर रैशनल जो है वो डिफाइन नहीं होगा। जिसमें इमेजिनरी क्वांटिटी आ रही है और उसके पावर अगर मैं रैशनल की बात करूं तो वो डिफाइन नहीं किया जाएगा सकता। जिसमें रैशनल क्वांटिटी आ रही है, 2 + 4i की पावर √2 कोई बोलता तो इट इज नॉट डिफाइंड। आई की पावर √2, हाँ, ये डिफाइन नहीं होगा। बट अगर खाली रियल नंबर का लेते से 2 का पावर √2, तो वो तो हम रियल नंबर सिस्टम के हिसाब से डिफाइन करते थे। ठीक है ना। तो अगर किसी में इमेजिनरी क्वांटिटी आ रही है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी क्वांटिटी आ रही है और उसका पावर इरेशनल की बात करें तो वो डिफाइन नहीं होता। इसका जस्टिफिकेशन आगे चल के देंगे, बट अभी के लिए आपको ये ध्यान रखना है पॉइंट। ठीक है जी। तो एक ये रिजल्ट है हमारा जो कि
ये कहता है कि 4 अगर कॉन्जिक्यूटिव पावर्स हैं तो वो सम 0 देंगे। ठीक है, ओके। इसी पे कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चन कर लेते हैं। से आपके पास एक ये क्वेश्चन है, यू हैव टू इवैल्यूएट the possible values of this expression। ठीक है, find possible values of the above expression। ठीक है, अच्छा, पॉसिबल वैल्यूज का मतलब क्या है कि भाई के इवन के लिए कुछ और आएगा, के ऑड के लिए कुछ और आएगा। के इवन है तो क्या आएगा, के ऑड है तो क्या आएगा। तो इस तरीके से आपका ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन हो सकता था कि इफ के इज इवन देन द वैल्यू इज दिस, के इज ऑड देन द वैल्यू इज दिस। तो अब इसको एक बार देख लेते हैं सॉल्यूशन को। इसको ट्रीट कैसे करेंगे, सबसे पहले तो ये देखते हैं। तो नॉर्मल अलजेब्रा है तो हम बोल सकते हैं इसको ऐसे लिख सकते हैं और इसकी पावर में के, और इसको भी अगर देखा जाए तो ऐसे लिख सकते हैं और इसकी पावर में के। क्यों, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और नीचे में हो गया 2 की पावर के, तो जाएगा 2 की पावर के और 1 प्लस आई स्क्वायर, बिल्कुल जैसे नॉर्मल अलजेब्रा चलता था। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर जैसे आप खोलते थे, बिल्कुल उसी तरीके की चीज़ है। तो जाएगा 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2 आई डिवाइडेड बाई 2 का पावर के। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 2 का पावर के अपॉन 2 का पावर के। आई स्क्वायर इज, चलो एक और स्टेप लिख लेते हैं, -1। तो इसको तो आप रिप्लेस कर सकते हो, आई स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, -1। ठीक है, इसको तो आप रिप्लेस कर सकते हो, तो ये आपने रिप्लेस कर दिया। ठीक, तो ये बन जाएगा आपका 2 का पावर के अपॉन 2 का पावर के आई की पावर के प्लस 2 का पावर के आई की पावर के अपॉन 2 का पावर के। दिस इज गोइंग टू बी आई की पावर के प्लस 1 बाय आई की पावर के। देखें जाए तो वो मेरे पास यही एक्सप्रेशन रहेगी। 2 की पावर के तो कैंसिल हो गया, तो आपके पास ये रह गया आई का पावर के। अब मैं इसमें दो केस बनाता हूँ, के इज ऑड। ठीक है जी, के इज ऑड का मतलब क्या है, के इज ऑफ द फॉर्म 2n+1, के इज ऑफ द फॉर्म 2n+1। तो ये क्या हो जाएगा, आई की पावर में 2n+1 प्लस आई की पावर में 2n+1। तो इसको आप लिख सकते हो आई स्क्वायर की पावर n इंटू आई प्लस 1 बाय आई स्क्वायर की पावर n इंटू आई। ठीक है जी, तो आई स्क्वायर इज -1, तो जाएगा -1 की पावर n इंटू आई प्लस -1 की पावर n इंटू आई। अच्छा, इसको अब कैसे ट्रीट करें, मैं क्या करता हूँ, इसको ना आई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ। इसको मैं आई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ। तो ये क्या हो गया, -1 की पावर n इंटू आई प्लस आई अपॉन -1 की पावर n इंटू आई स्क्वायर। अब आई स्क्वायर क्या होगा, -1, तो ये हो गया -1 की पावर n आई प्लस, अब ये -1 की पावर n डिवीजन में या मल्टीप्लीकेशन में लिखो, इससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, पर आई स्क्वायर की जो वैल्यू थी वो -1 है, तो ये हो गया ये। इसका मतलब ये एक्सप्रेशन हो गया 0। एक्सप्रेशन क्या बन गया, 0। अब दूसरा केस देखते हैं कि अगर के ऑड है तो, के ऑड है तो, सॉरी के इवन है तो के इज इवन। सेकंड जो आपका केस बना, के इज इवन, इसका मतलब के इज ऑफ द फॉर्म 2n, के इज ऑफ द फॉर्म 2n। अच्छा, मैं इतना करके भी इसलिए दिखा रहा हूँ कि अगर इस तरीके के क्वेश्चन है, इवन ऑड में पूछा है, तो कुछ इसी तरीके के आपके स्टेप्स होने चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। भाई इवन है तो ये नंबर लिख लो 2n के फॉर्म का होगा, ऑड है तो किस फॉर्म का होगा, 2n+1 के फॉर्म का होगा।
तो फिर इसे आप यही लिख सकते हो -1 की पावर n प्लस, और ये भी क्यों, आई स्क्वायर इज -1 और पावर n, यहाँ पे भी आई स्क्वायर इज -1 और पावर n। बट यहाँ से अगर मैं देखूं तो ये हो गया, और -1 की पावर n। अच्छा, अब इस पे डिपेंड करेगा कि भाई n की वैल्यू क्या है। n तो यहाँ पे इवन ऑड दोनों हो सकता है, n जो है इवन ऑड दोनों हो सकता है। इसका मतलब n पे डिपेंड कर रहा है अभी भी कि ये क्या है। n इवन हुआ तो 1 + 1 2 हो जाएगा, n ऑड हुआ तो ये क्या हो जाएगा, -1 -1 -2। इसका मतलब इसमें भी दो केस बनेंगे, n इवन, n ऑड। n इवन हुआ तो ये हो जाएगा 1 + 1, n ऑड हुआ तो ये हो जाएगा, इसका मतलब इसमें भी दो केस बनेंगे। अच्छा, n इवन ऑड का मतलब क्या हुआ, अगर मैं k की बात करूं तो अब आप कह रहे हो कि k इज ऑफ द फॉर्म 4n+1, सॉरी 4n, या फिर 4n+2। इसमें जो है k जो है वो किस फॉर्म का है, इस फॉर्म इवन है, बट इस फॉर्म का इवन है कि 2 कॉमन निकालने के बाद, यहाँ से 2 कॉमन निकालने के बाद जो बच गया नंबर वो ऑड है। और दूसरा 2 कॉमन निकाला बट जो 2 कॉमन निकालने के बाद भी नंबर बचा वो इवन है। तो ये के आंसर किस कब का है, जब k इज ऑफ द फॉर्म 4n। ये आंसर कब का है। तो अगर मैं इसमें वैरायटी डेवलप करूं तो एक्चुअली में जो आंसर होगा वो 4 उसमें आएगा। इट इज गोइंग टू बी 0, it is going to be 2, or it is going to be -2. This is when n is of the form 4, sorry, k is of the form that is odd, that is 4n+1 या फिर 4n+3। This is when k is of the form 4n, क्योंकि नंबर्स को आप, रियल नंबर्स, इंटीग्रल्स को आप हमेशा इसमें डिवाइड कर सकते हैं। ये हो जाएगा 4n+2, या तो 4n के टाइप के होंगे, या 4n+1 टाइप के होंगे, या 4n+2, या 4n+3, या 4, बस 4 ही तरीके के नंबर हो सकते हैं। तो अगर मैं देखूं तो आई विल गेट 3 आंसर, 3 पॉसिबल आंसर्स, या तो ये, या ये, या फिर ये। ठीक, तो ये हो गया हमारा आई के बारे में कुछ नॉलेज। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि आपको निकालना है समेशन आई की पावर k प्लस आई की पावर 2k और आई की पावर 3k, आई की पावर 4k, और k की वैल्यू जा रही है 1 से लेकर आपकी 4n+1 तक। ठीक, 4n+1 तक जो है वो आपकी आई की k की वैल्यू जा रही है। ठीक, तो इसको भी आप पॉज कर लो एक बार और सॉल्व कर लो, उसके बाद सॉल्यूशन देख सकते हो। ठीक है, तो मैं तुरंत ही सॉल्यूशन कर दे रहा हूँ। हर क्वेश्चन में ऐसे ही पैटर्न रखेंगे कि मैं तो सॉल्यूशन कर दूंगा, बट आप इसको वीडियो को पॉज करके अपने आप से सॉल्व करो और उसके बाद देख सकते हो। ठीक, तो अगर मैं इसको देखूं तो मेरे को ये पता है समेशन कैन बी ब्रोकन लाइक दिस। चार अलग अलग पार्ट में आप समेशन को तोड़ लीजिए। ठीक है, ठीक। अब अगर मैं इसमें देखूं तो ये आपके लिए क्या लिखा हुआ है, आई प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब एंड सो ऑन। अभी हमने एक रिजल्ट पढ़ा था ये, कि अगर कभी भी 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स आ रहे हैं तो उनका सम कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। आई में कभी भी कोई भी 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स आ रहे हैं तो सम 0 हो जाता है। तो इसी को अगर मैं यहाँ अप्लाई कर दूं तो आई प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस आई 4, आई की पावर 4, ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब जहां 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 तक 4 के ग्रुप बन रहे हैं वो 0 हो जाएगा। और 4 के ग्रुप आप देख रहे हो कहाँ तक बन जाएंगे, 4n तक बन जाएंगे, 4 के मल्टीपल तक बन जाएंगे। तो यहाँ से तो आपको दिख रहा है सिर्फ एक ही वैल्यू बचेगी, ये। इसी तरीके से अब इसको देखते हैं।
हम इसको आई स्क्वायर की पावर के लिख सकते थे। इसका मतलब ये हो जाएगा -1 की पावर 1, फिर -1 की पावर 2, फिर -1 की पावर 3 एंड सो ऑन -1 की पावर 4 एन प्लस 1। अब इसको भी आप देख सकते हो कि भाई पहला -1 फिर +1 फिर -1 फिर +1 एंड सो ऑन। ये ऑड नंबर है तो आखिरी हो जाएगा ऑड। अगर मैं इसको देखूं तो ये ग्रुप हो गया, ये ग्रुप हो गया, ठीक है। सिर्फ एक -1 बच जाएगा, बाकी जो 2 के मल्टीपल थे 4n नंबर्स वो ग्रुप हो गए 0 हो जाएंगे। तो यहाँ से आपका आंसर आ गया -1। इसको देखें तो ये लिखा हुआ है -i का पावर k, ठीक है ना। क्यों, आई क्यूब की जगह मैं -i लिख सकता हूँ। तो जो मेरा थर्ड है वो है -i, फिर -i का पावर में 2, फिर -i का पावर में 3 एंड सो ऑन -i का पावर में 4n प्लस, ठीक। अब इसको मैं एक और तरीके से बोलूंगा कि आप एक और चीज रियलाइज करो कि इसमें जीपी का सम भी लगा सकते हैं। अब जीपी का सम कैसे लगाएं? मुझे दिख रहा है यहाँ पे -i एक कॉमन रेशियो है, और पहला टर्म क्या है -i और जीपी बन रहा है, तो जीपी का सम लगा लेते हैं। तो पहला a, फिर r क्या था आपका -i, कितने टर्म है 4n प्लस 1। तो ये इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे आपके नॉर्मल नंबर सिस्टम का अलजेब्रा होता था, बिल्कुल उसी तरीके से नंबर सिस्टम का कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी आप अपने अलजेब्रा अप्लाई कर सकते हो। तो ये हो गया ये, तो ये हो जाएगा -i, और ये हो जाएगा आपका -i की पावर 4 की पावर n इंटू -i -1 डिवाइडेड बाय -i -1, ठीक है। बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें हैं। -i का पावर क्या 4 क्या होगा, -i का पावर 4 कैन बी रिटन एज -1 का पावर 4 इंटू आई का पावर 4। तो ये तो हो गया 1, और 1 की पावर n हो जाएगा 1। तो ये जाएगा -i, इधर से क्या बचा -i -1, और नीचे से क्या बचा -i -1। तो ये भी सॉल्व करके आपने देखा तो ये क्या बन गया -i। ये भी सॉल्व अगर हम करेंगे तो ये क्या बच जाएगा भाई, ऊपर नीचे ये कैंसिल हो गए, सेम टर्म है, कॉम्प्लेक्स नंबर सेम कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अगर सेम कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उन्हें आप कैंसिल आउट कर सकते हो या फिर डिवाइड कर सकते हो एक तरीके से, ठीक है ना। नंबर सिस्टम जैसे चलता था बिल्कुल उसी तरीके की चीज़ है, और थोड़ा सा डिटेल में इसको देखेंगे तो और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये भी एक्सप्रेशन आपका क्या आ गया -i। तो अगर मैं कैलकुलेट करना शुरू करूँ, इसे भी कर लेता हूँ। तो ये हो गया i की पावर 4 की पावर n इंटू आई। तो ये हो गया i, क्योंकि i की पावर 4 1, 1 की पावर n इज 1। तो दिस इज i, दिस इज योर -1, तो मैं रेड में लिख दे रहा हूँ। ये हो गया आपका i, ये हो गया आपका -1, ये वाला टर्म जो हो गया ये हो गया ऐसा, ये हो गया ऐसा, ये जो टर्म हो गया आपका सॉल्व होके ये भी -i। अच्छा ये आसान है, i की पावर 4 और इसकी पावर में k, इसका मतलब 1 की पावर k। तो 1 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 + 1 + 1 4n + 1 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 4n प्लस। तो जो चौथा समेशन था, द फोर्थ समेशन इज 4n + 1। अब इन सबको ऐड कर दो, i और -i कट गया, 0 हो गया, ये -1 बचा, ये 4n + 1, तो 4n + 1 और -1, तो योर फाइनल आंसर इज 4n। देख सकते हो आपने क्या करा, i और -i को ऐड करा 0, -1 और इसको ऐड करा, तो ये क्या हो गया आपका 4n, आंसर हो गया फाइनल, ठीक है। तो दिस इज समथिंग रिलेटेड टू आयोटा, कि भाई आयोटा को अगर आप डील करेंगे तो किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक। अब करते हैं आगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स की कुछ बात। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमने पढ़ा था कि भाई कोई भी नंबर जो किस फॉर्म का x+ आया हुआ है,
इस फॉर्म का कोई भी जो नंबर है उसे क्या बोला जाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर, वेयर x एंड y आर रियल नंबर्स और x is the real part of the complex number, y is the imaginary part of complex number. ठीक, अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे हम 2 डायमेंशन सिस्टम या 2D ज्योमेट्री पढ़ते थे, हम उसमें प्लॉट करते थे, x, y को प्लॉट करते थे। बिल्कुल इसी तरीके से हमारा एक आर्गन प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन डिफाइन किया जाता है, जिसमें हम इस नंबर को प्लॉट कर सकते हैं। ठीक, तो इसको हम बोलते हैं रियल एक्सिस, इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस। ठीक, ये ओरिजिन है या फिर जीरो, ठीक है ना, इसका रियल पार्ट भी जीरो, इमेजिनरी पार्ट भी जीरो। तो ये एक हमारा क्या हो गया, एक तरीके से एक और नया प्लेन आ गया जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन या फिर आर्गन्स प्लेन, आर्गन्स प्लेन। ठीक, इसमें किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप प्लॉट कर सकते हो। ठीक, अब प्लॉट करने का बड़ा आसान तरीका है, रियल पार्ट जो है वो रियल एक्सिस पे मेजर होगा, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी एक्सिस पे। तो इधर आप देख सकते हो प्लस वाले होंगे, से ये +1 फिर +2 फिर +3 एंड सो ऑन, इधर माइनस। प्लॉटिंग एकदम उसी तरीके की है जैसे आपके कार्टेशियन सिस्टम में या रियल सिस्टम में चलता था। तो आप अगर x प्लस आई वाई प्लॉट करना चाह रहे हो तो यू विल मूव x ऑन द रियल एक्सिस, y ऑन द इमेजिनरी एक्सिस, और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया z इक्वल टू x प्लस आई वाई, ये क्या हो गया आपके लिए कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई। तो जो प्लॉटिंग आप रियल सिस्टम में या एक्स वाई सिस्टम में x कॉमा वाई की तरह करते थे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो x प्लस आई वाई वाला नोटेशन ले जाएगा। x will be moving on the real axis, y will be moving on the imaginary axis. So this is how कॉम्प्लेक्स प्लेन में आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हो। ठीक है, अब इससे देखो कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर का जो एक सिंपल आपका x प्लस आई वाई जो फॉर्म था, इसके अलावा क्या और किसी फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख सकते? तो ये जो था ये आपका सिंपल सा था, कौन सा फॉर्म, इसको बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म। ठीक, अब देखते हैं, जैसे आपने 2 डायमेंशन ज्योमेट्री में या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था, उसी तरीके की चीज है। अगर ये z कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई, तो अब आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है, और थोड़ी देर के लिए कुछ और लाइंस भी ड्रॉ करते हैं, एक ये और एक से ये। ठीक, तो अब आपको एक बात समझ में आ गई कि ये जो लेंथ होगी y होगी, ये x होगी, और इसकी लेंथ जो होगी वो होगी अंडर रूट x² प्लस y²। तो मैं कुछ और नई चीजें डिफाइन करने वाला हूँ। पहला जो डेफिनेशन है वो है मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मॉड्यूलस कैसे डिफाइन है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन the complex number z and origin। सिंपल सर, ओरिजिन से कॉम्प्लेक्स नंबर z के बीच का जो डिस्टेंस होगा, ओरिजिन से कॉम्प्लेक्स नंबर z के बीच का जो डिस्टेंस होगा, उसी को क्या बोला जाएगा। तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है ये, देन
मॉड z हो जाएगा आपका अंडर रूट, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है z x प्लस आई वाई तो उसका मॉडुलस क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पहली चीज, एक और टर्म डिफाइन करेंगे जिसे बोलेंगे आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इनको बहुत डिटेल में अभी पढ़ेंगे, बट इनके अपने अपने प्रॉपर्टीज होते हैं। बट अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, इनको डिफाइन कर रहे हैं बेसिक। तो हमने बोला ये एंगल बनाइए आप, ये एंगल कौन सा है, ये जो थीटा है, इट इज द एंगल मेड विद रियल एक्सिस। ठीक है जी, रियल एक्सिस के साथ ही एंगल बना है, ठीक है ना, बाय द लाइन ज्वाइनिंग ओरिजिन टू, ओरिजिन से z को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसका रियल एक्सिस के साथ एंगल देख लीजिए। अब आप देख सकते थे कि भाई ऐसे भी बनाते या फिर ऐसे भी बनाते, आपकी मर्जी है, या आप बोलते इसको ऐसा घुमा के वापस ऐसे आ जाता, तो ये आपकी मर्जी है। रियल एक्सिस के साथ एंगल आना चाहिए बस। और जो आपका डायरेक्शन का लॉजिक है वो वही वही है जो आपने 2 डायमेंशन में पढ़ा था, क्लॉकवाइज मेजरमेंट्स आर टेकन नेगेटिव। तो अगर आप क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हो, जैसे ये मेजर करा आपने क्लॉकवाइज, तो इसको नेगेटिव में काउंट करोगे, और एंटी क्लॉक मेजरमेंट्स आर टेकन पॉजिटिव। तो एंटी क्लॉक मेजरमेंट्स जो होंगे वो कैसे होंगे, वो पॉजिटिव होंगे। ये पॉजिटिव एंगल है, ये जो पूरा घूम के आया ये पॉजिटिव एंगल है, ठीक। तो इसको एक आर्गुमेंट बोला जाता है। तो दो चीजें आपने डिफाइन करी, एक मॉडुलस, मॉडुलस सिंपल डिस्टेंस है, मॉडुलस सिंपल डिस्टेंस है ये, और आर्गुमेंट क्या है, ये जो एंगल रियल एक्सिस के साथ, रियल एक्सिस के साथ कॉम्प्लेक्स नंबर और ओरिजिन से ज्वाइन करने वाली लाइन बनाती है, ठीक है जी। तो इसी के बेसिस पे एक और नए तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर और डिफाइन करते हैं। ये तो इसका क्या था, कार्टेशियन फॉर्म। बिल्कुल इसी तरीके से एक और फॉर्मेट में इसे लिखा जा सकता है जिसे बोलते हैं पोलर फॉर्म। तो हम बोलेंगे पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक। अब पोलर फॉर्म किसे बोलेंगे, तो आपने बोला कि भाई ये जो है, से कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z यहाँ पे, ये रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस है, आपने इसको ज्वाइन कर दिया ये, तो अब आपको ये भी पता है कि ये जो लेंथ होगी ये क्या होगी, ठीक। अच्छा, मॉडुलस z का जो नोटेशन होता है वो ये ध्यान देना, ये ऐसे बार्स, मॉडुलस z का जो नोटेशन होता है बार्स ऐसा। और आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे डिनोट कर देते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ z, ठीक है ना। तो इनके नोटेशन है ये, ठीक। तो अगर मैं ये एंगल थीटा मान लूं जो कि आर्ग्यूमेंट है, ठीक है, तो अब आप देख सकते हो x की वैल्यू क्या लिखी जा सकती है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए बोल देता हूँ r, इसको थोड़ी देर के लिए क्या बोल देता हूँ r, वेयर r इज इक्वल टू मॉड z इज इक्वल टू, ठीक। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, r cos थीटा। इस ट्राइंगल में अगर मैं देखूंगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, r cos थीटा, और y की वैल्यू y ये हो जाएगा r sin थीटा। इसका मतलब z को अगर मैं r और थीटा के फॉर्म में लिखूं तो इसको मैं लिख सकता हूँ r cos थीटा प्लस i टाइम्स r, दैट इज r टाइम्स cos थीटा प्लस i sin थीटा।
इसी को क्या बोला जाता है, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर का जो पोलर फॉर्म होगा वो यही होगा। ठीक, अब इसका यूटिलिटी अलग अलग टाइम पे, जैसे आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब कर रहे थे तो अब भी आप पढ़ते थे कि भाई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड पॉइंट फॉर्म आपने करा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड पैरामीट्रिक फॉर्म आपने करा। तो अलग अलग सेम ही चीज है बट थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन अलग है। क्यों? क्योंकि हमारे क्वेश्चन अकॉर्डिंगली अलग कॉन्सेप्ट से सॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे भी बिल्कुल सेम चीज है कि भाई सेम ही कौन चीज है, चाहे वो एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में लिखो, चाहे आर टाइम्स कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के फॉर्म में लिखो। ठीक है ना, आर इज मॉड जेड, थीटा इज आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, एक ही बात है। ये और ये कॉम्प्लेक्स नंबर सेम ही चीज है बट इनकी यूटिलिटी अलग अलग जगह आएगी, इसलिए हमें जानना जरूरी है कि कौन कौन से फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक और फॉर्म है जिसे हम बोलते हैं ऑयलर्स फॉर्म, जिसे हम बोलते हैं, एक और हम फॉर्म पढ़ेंगे जिसे हम बोलेंगे ऑयलर्स फॉर्म। ठीक है, अब इसको कैसे डिराइव किया गया है, इसको थोड़ा ध्यान देना कि भाई अगर मैं याद करूं तो एक्सपेंशन हमने पढ़े थे और एक्सपेंशन होते थे, कॉस थीटा का एक्सपेंशन क्या होता था, वन माइनस, जिसको याद नहीं है या जिसको याद है एक बार रिवाइज कर ले, अपने से लिख ले, मैं लिख रहा हूँ उसके बाद। ठीक है ना, तो हमने एक्सपेंशन लिखे कि भाई अगर कहीं पे कॉस थीटा लिखना है तो आप उसको इस तरीके से रिप्लेस कर सकते हो, कहीं साइन थीटा है तो आप उसको इस तरीके से रिप्लेस कर सकते हो एक्सपेंशन में। ठीक है ना, कॉस थीटा की वैल्यू ये होगी, साइन थीटा की वैल्यू ये होगी। ये एक्सपेंशन हमने पढ़े थे। ठीक, तो अगर मेरे को ये एक्सपेंशंस पता है तो इससे एक चीज हम ये लिख सकते हैं कि अगर कहीं पे आपको लिखना है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो ये जो वैल्यू होगी ये हो जाएगी दिस प्लस आई टाइम्स दिस, प्लस आई टाइम्स, ठीक। अच्छा, अब इसी चीज को मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ, देखना ध्यान से। अगर मैं e की पावर आई थीटा का एक्सपेंशन करता हूँ, e की पावर x का एक्सपेंशन ये होता था, अगर मैं e की पावर आई थीटा का एक्सपेंशन करता हूँ, e की पावर आई थीटा का एक्सपेंशन करता हूँ तो ये हो जाएगा वन प्लस e की पावर आई थीटा, सॉरी वन प्लस आई थीटा प्लस आई थीटा का स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस आई थीटा का क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस आई थीटा का पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल एंड सो। ठीक, अब इसमें से मैं इमेजिनरी और रियल पार्ट अलग अलग करता हूँ। ठीक है, ई की पावर आई थीटा में से, तो ई की पावर आई थीटा को आप लिख सकते हो वन। अब ध्यान देना, आई स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस थीटा स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस पावर 4, देखो आई का पावर 4 इज वन तो ये हो जाएगा थीटा का पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, प्लस आई के साथ क्या क्या आएगा ध्यान देते हैं। सबसे पहला टर्म है थीटा, उसके बाद आई क्यूब हो जाएगा माइनस आई। इसका मतलब अगर मैं देखूं तो ये ऐसे बन रहा है, तो अगर मैं देखूं तो ये क्या बन रहा है आपका, किसका एक्सपेंशन है, ये कॉस थीटा का। ये जो चीज है ये क्या है, कॉस थीटा, ये जो चीज है ये क्या है, साइन थीटा। तो आप ये बोल सकते हो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो वन ऑफ द वेज टू जस्टिफाई दिस इज दिस, कि भाई कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा अगर कहीं है तो उसको आप ई की पावर आई थीटा भी लिख सकते हो। तो इफ यू हैव अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इफ you have a complex number z is equal to r e की पावर I theta, sorry z is equal to r cos theta plus I sin theta, then this can also be written as, this can also
be written as z is equal to r e की पावर आई थीटा। इसको आप इस तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकते हो। क्यों? क्योंकि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा और e की पावर आई थीटा ये दोनों सेम ही कॉम्प्लेक्स नंबर बनते हैं। इसका जस्टिफिकेशन एक ये है, ठीक है ना। तो इसको आप बोलते हैं ऑयलर्स फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं? ऑयलर्स फॉर्म। तो आपने तीन फॉर्म पढ़ी। सबसे पहली जो फॉर्म आपने पढ़ी वो कौन सी थी? कार्टेशियन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दूसरा था पोलर फॉर्म और तीसरा ये हो गया आपका ऑयलर फॉर्म। ये हो गई तीन फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्सप्रेस करने की। इन्हीं तीनों फॉर्मेट को आप आगे पढ़ेंगे और इनका ही अलग अलग टाइम पे यूज जो होगा उसको डिस्कस किया जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी को आगे प्रोसीड करेंगे।